जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने हमने कुल 170 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और एक 170 क्वेश्चन में हमने कुल 17 पार्ट कंप्लीट किए हैं। हमने कहा था कि हम कुल लगभग 20 पार्ट पढ़ने वाले हैं और 20 पार्ट में 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन हमने कुल 17 पार्ट पढ़े तो हमें कुछ पता चला कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो लगभग क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन हमें मिल रहा था, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इनके जो बेसिक फॉर्मूलेज है, बेसिक सूत्र है, जो चीजें हमें क्वेश्चन से पहले काम आती है कुछ, वो पढ़ ले। तो हम कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले? 18, 19 और 20 पार्ट, 3 पार्ट में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो वो 20 पार्ट लगभग 25-25 मिनट के अपलोड करता, तो इससे अच्छा है कि मैं एक पार्ट बना के वो सारे फॉर्मूले, सारे सूत्र एक ही पार्ट में मैं अपलोड कर दूं, तो वो अच्छा रहेगा। एक ही पार्ट में अपलोड कर दूं तो आपको सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो इस एक ही पार्ट में मिल जाएगी। वो तो 20 पार्ट ना पढ़ के या तो 18, 19 और 20 एक पार्ट उसमें लिख दूंगा, सारे के तीनों पार्ट एक साथ है। ये वीडियो कम से कम 1 घंटे 5 मिनट या 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ना, आप सीटेट एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। जो ये फॉर्मूलेज है आप कहीं ना कहीं आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे, कोई ना कोई पर्सन देखने को मिल जाएगा, डिट्टो मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो देखते हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से सूत्र बनता है, वहां पर टाइम आपको 1% करने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलने वाला है। अगर आप दूसरी विधि से वो पर्सन करोगे तो उसमें टाइम आपका डेफिनेटली ज्यादा जाने वाला है। तो इन सूत्रों से वो क्या है, टाइम बच जाएगा। तो ये हमारे सूत्र है गुणनखंड से संबंधित। किससे संबंधित है? गुणनखंड से संबंधित है। तो अगर गुणनखंड का कोई सा भी प्रश्न आए तो इन फॉर्मूलों से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कभी गलत नहीं होगा। ऐसे हमने 1-2 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है कि जब x + 1/x बराबर p हो, p का मतलब है यहां पर कोई भी अचर राशि हो सकती है। कहने का मतलब अगर x + 1/x बराबर हमारे पास मान लो 2 आ जाए, ठीक है, तो हमें पूछ लिया जाए कि हमें क्या हो, x² + 1/x² क्या हो। तो p का मतलब अचर राशि 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आया? 4 - 2 कितना आएगा? 2 आएगा। तो भी 2 आएगा। अगर x + x² 2 है तो इसका बराबर 2 आएगा। मान लो यहां पर 2 ना होके 8 होता तो यहां कितना आता? 8 × 64 - 2 कितना हो गया? 62। तो इतना इसका मान कितना आएगा? 62 आएगा। ये आपको करना है, कैसे भी कर सकते हो। सूत्र याद रखना है कि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा? ये होगा। अब यहां पर दे रखा प्लस, यहां पर दे रखा माइनस। याद करने का तरीका बताता हूं कि सर यहां पर माइनस आ गया, तो जब यहां प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह आएगा यहां पर। यहां अगर माइनस है तो इसका उल्टा चिन्ह आएगा यहां पर। बाकी दोनों सूत्र एकदम सही है। यहां पर भी x² + 1/x² है और यहां पर भी x² + 1/x² है। अब याद आपको पता होना चाहिए कि जब भी माइनस का हम वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो इसलिए तो यहां पर + 1/x² आया है, ठीक है। तो इसका सूत्र मान लो, कोई भी ऐसा सूत्र मान लो कि आ जाए x - 1/x बराबर 8 हो, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? p का मान कितना आ गया हमारे पास? 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 + 2 कितना हो गया? 66 हो गया। ये इसका आ जाएगा उत्तर। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस, यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, ठीक है। आगे वाले से हमें मतलब नहीं रहना चाहिए, हमें इससे मतलब रहना चाहिए। अब यहां पर ये दे दे, यहां पर प्लस का माइनस का दे रखा है, यहां पर प्लस का दे रखा है, तो यहां प्लस है तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस आएगा। यहां पर माइनस है तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस आएगा। यहां पर क्यूब, आपको पता है जब भी माइनस के ऊपर क्यूब हो, -1³ हो तो क्या होता है? -1 होता है। तो यहां पर प्लस है तो यहां तो प्लस है, यहां माइनस है, क्यूब हो गया तो माइनस ही होगा। यहां स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? प्लस हुआ। तो मान लो मेरे को राशि दे दे कि x + 1/x बराबर मान लो 3 दे दे, तो इसके बराबर क्या होगा? x³ + 1/x³ बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 3 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 3 को 3 से गुणा करा कितना आया? 9 आ गया, और 9 में से 9 गया, कितना आया? 0 आया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका मान लो कि x - 1/x बराबर 3 हो, तो x³ - 1/x³ कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया, 3 को 3 से गुणा करो, 9 आ गया, बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। इसका फाइनल आंसर है। तो आपको उत्तर याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, उत्तर आराम से हो जाएंगे आपके। ऐसे समीकरण के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखो कि x² + 1/x² बराबर p हो। इसमें तो आपको ये छोटे वाले पद दे रखे थे, स्क्वायर वाले पूछ रहे थे,
क्यूब वाले पूछ रहे थे, अब की बार ये दे दिया और आपको ये वाले पूछ रहे हैं, इसका मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है। अब आपको इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप कहोगे चिन्ह किसका लेना, चिन्ह उसका लेना है जो हमें ज्ञात करना है। अभी देखो इसमें ज्ञात करने वाले में कोई परिवर्तन नहीं था चिन्हों का, इसलिए हम चिन्ह किसका ले लेते, इनका ले लेते, और इनमें जो चिन्ह इधर था उसका उल्टा था, और वर्गमूल वाले में जो ज्ञात करना है उसी का चिन्ह लेना है, जो ज्ञात करना है उसी का चिन्ह लेना है। तो p का मान मान लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, यहां पर कितना हो, मान लो 14 हो गया, तो इसका मान कितना आएगा हमारे पास, p का मान हो गया 14 + 2 कितना हो गया 16, 16 का किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है, सॉरी 4 का वर्ग है 16, तो कितना आ गया उत्तर 4 आ गया। मान लो इसके बराबर x² प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा हमारे पास 18 दे रखा हो, तो √18 - 2 कितना होता है 16 होता है, और 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, तो सर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए गुणनखंड से संबंधित इन फॉर्मूलों से लेकर, तो आप इन सूत्रों की सहायता से कर सकते हो। तो देखते हैं आगे। तो देखो बच्चों, अब ये तो हो गए फॉर्मूले संबंधित सूत्र। मान लो आपके पास ऐसा कोई समीकरण दे x + 1/x = 2, ठीक है, हमें किसी का भी मान ज्ञात करना हो कि x³ + 4x² - 1/x, किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो कैसे मान ज्ञात करोगे, तो जब आप संतुष्ट करना होता है समीकरण को, गुणनखंड में एक चीज है, आपने जहां यहां संतुष्ट कर दिया वो का वो मान आप आगे रखने वाले हो, ठीक है, तो हमें संतुष्ट करना है समीकरण को। तो इसमें x का मान 1 रखा, यहां पर x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखने पर 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, समीकरण संतुष्ट हुआ, तो हम x का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 + 4 - 1 कितना हुआ 4 आएगा। आप कभी भी देख लेना आपके आंसर कितना मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। मान लो आपके पास समीकरण दे रखा हो x + y = 7, ठीक है, एक बार के लिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, यही है क्या, हो गया x³ + y³ + 21xy, ये आपके पास मान लो क्वेश्चन दे रखा हो और आपको अगर x + y = 7 दे दे और आपको इस समीकरण का मान पूछे तो आप कैसे करोगे। तो कोई तो होते हैं जो इस समीकरण का क्या करते हैं क्यूब निकालते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकाल के वगैरह वगैरह विधि से इसको क्या करते हैं सरल करते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताने वाला हूं कि जब भी आपको समीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको गुणनखंड ज्ञात करने वाला आ जाए, आपको इसका मान निकालने वाला प्रश्न आ जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो समीकरण दे रखा है उनको क्या करना है आपको संतुष्ट करना है। संतुष्ट कैसे, कहने का मतलब x और y का ऐसे 2 मान रखने हैं ताकि उनको जोड़े तो कितना आ जाए हमारे पास 7 आ जाए। तो मैं मान लो x बराबर रख दिया 1 और y बराबर रख दिया 2, सॉरी y बराबर कितना रख दूंगा 6 रख दूंगा, तो x और y का जोड़ा कितना आया 7 आया, तो आपके ये हो जाएंगे फाइनल मान होंगे। अब इन मानों को जिसमें हमें ज्ञात करना है उसमें लिख दो आप, तो एक बार के लिए रखो x का मान हमारे पास आ जाएगा क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास, फिर 21 गुणा 1 गुणा 6 हो गया, a का क्यूब 1 प्लस इसका हो जाएगा 216 प्लस 21 के 126, इन सबको जोड़ो 6 6 12 1 13 हासिल लगा 1 1 2 4 फिर 1 और 2 3, ये आ गया इसका उत्तर। अब आप कहोगे सर जरूरत नहीं है कि एक ही तरीके में सारे से हो जाएंगे, मतलब जरूर थोड़ी है हमने 1 और 2 रखा, सॉरी 1 और 6 रखा, मैं इसका मान अगर परिवर्तन करूं तो क्या पता उत्तर अलग आ जाए, तो एक बार देख लो उत्तर गलत नहीं आएगा। मान लो मैंने x का मान 2 रख दिया तो y का मान कितना रखूंगा 5, इन दोनों का योग कितना है हमारे पास, इसका योग 2 है इसका योग 5 है, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते यहां पर समीकरण क्या होना चाहिए हमारे पास संतुष्ट होना चाहिए। अगर ये समीकरण संतुष्ट नहीं है आप चाहो तो माइनस में मान रख के भी संतुष्ट कर सकते हो, उत्तर कभी गलत नहीं आएगा, ट्राई कर लेना आपकी मर्जी से। चलो याद ये रखना आपको बस छोटी सी चीज कि जीरो मत रखना एक बार के लिए। मान लो ये तो समीकरण हमारे पास क्षैतिज रूप में, अगर x के रूप में कोई पद आ जाए तो वहां पर जीरो मतलब परिभाषित नहीं होता है, इसलिए हम किसी भी समीकरण के लिए जीरो मत रखा करो, वरना आगे गलती होगी, वरना 2 मान रखने पड़ेंगे, वरना एक ही मान में हमारा प्रश्न संतुष्ट हो जाएगा। तो सभी के लिए मानता हूं कि जीरो के अलावा मान रख सकते हो, इसमें अगर जीरो रखोगे तो भी उत्तर आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं दे रखा है हमें, भिन्न के रूप में नहीं दे रखा है। तो एक बार के लिए देखो इसमें दोनों मान रखो, एक बार के लिए रख दोगे x का मान 2 5, तो यहां पर रखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 21
गुणा 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब 125 और 8 कितने होते हैं, 8 5 13, हसल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 प्लस 210 बराबर 3, 2 और 1 4 और 3, कितना आया उत्तर 343। ये कितना आया 343। आपको अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मान रख के देख सकते हो, 0 और 7 रख दो, x बराबर 0 और y बराबर 7। यार आपको पता है x बराबर 0, ये पद 0, ये पद 0, y क्यूब का मान 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। हमारा यह फाइनल आंसर आएगा। आप किसी भी प्रश्न में रख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई पैसा प्रश्न आ जाए, आपको उसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दिया जाए कि इसका गुणनखंड कौन सा होगा, तो एक बार के लिए वैसा प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सी ऑप्शन दे रखा आपके पास 1/2 एक्स माइनस वाई, और डी दे रखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इस समीकरण को सरल करके उत्तर निकाल सकते हो, पक्का गारंटी है मेरी। ये तो छोटे रूप में दे रखा है हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र बन रहा है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र बन रहा है, तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं एक्स प्लस वाई आएगा। लेकिन अगर ये तो छोटे रूप हो गया आपको मान लो 3 पद के रूप में दे देखो समीकरण, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, किसका क्यूब दे दे, आपको उसका गुणनखंड निकालने दे दे। तो जो मैं विधि बता रहा हूं वो अप्लाई कर लेना, आपके 100% से आ जाएगा। आपको बस करना यही है, आपको यहां पर 2 मान दे रखे एक्स और वाई, इनमें आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लो। मान लो कोई भी एक्स 0 के अलावा, तो एक्स बराबर में 1 मान लेता हूं, वाई बराबर 2 मान लेता हूं। यहां पर तो है ही नहीं ना कि संतुष्ट करना, में 7 दे रखा था, इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो कोई से मान लो 1 2 5 7 कुछ भी मान लो। आपको याद ही रखना है कि इसको एक्स और वाई का मान रखा, इसका जो भी मान आया आपको यहां समीकरण में एक्स और वाई का मान रखना है, और ये मान और ये मान अगर बराबर हो गए तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो एक बार के लिए रखो एक्स का मान है, तो 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 2, 8 हो गया, 8 1 9 बटा 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस का 4, 4 1 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 बचा। उत्तर कितना आया हमारे पास 3 आएगा। तो आपको इन समीकरणों में मान रखना है एक्स और वाई का, अगर 3 उत्तर किसका बन रहा है तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर को एक बार के लिए उल्टा करते हैं हम, 2 का 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और 1 5, इसका उत्तर 5 बन रहा है। क्या सेम है, गलत। इसका देखो 2 में से 1 गया, उत्तर बन रहा है 1, ये भी गलत। यहां बन रहा है माइनस का 1 है, ये भी गलत। इन दोनों को जोड़ो कितना आया 1 और 2 3, 3 बराबर 3, इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अभी छोटा प्रश्न है, अगर इसी क्रम में कोई बड़ा क्वेश्चन आए, गुणनखंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको याद रखना है कि बराबर में सादे तो प्रश्न को संतुष्ट करना है, फिर मान रखना है, और कुछ भी ना दे बराबर में तो डायरेक्ट अपनी मर्जी से मान रखना है, फिर इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सरल करना है, और सरल करने के बाद आपको उन ऑप्शन में रखना है। इन दोनों के मान अगर मैच हो गए तो वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी को नहीं पता होती है, ये टाइम बचाने के लिए है। बाकी किसी विधि से करोगे उत्तर आपके फाइनल आ जाएंगे, ये नहीं कह रहा हूं उत्तर नहीं आएंगे, उत्तर जरूर आएंगे, लेकिन ये विधि है, ये सरल विधि है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इस विधि का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगली कोई चीज देखते हैं हम। ये तो था प्लस वाला, अगर मान लो x प्लस, यहां पर x माइनस प्लस 1/x बराबर -2 दे, क्या दे -2 दे, तो एक बार फिर देखो -1 का मान देखो, x का मान, तो यहां पर -1 कितना हो गया -2। तो अब आप किसी भी समीकरण में ऐसा कोई समीकरण आ जाए तो आप x का मान -1 रखोगे तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा हो, और मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको द्विघात समीकरण कोई भी रूप में 3x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कोई भी द्विघात समीकरण आ जाए, और आपको उनको कह दे कि शून्य को यानी मूल का योग, मूलों का गुणनफल याद करना है, तो याद रखना कि शून्य को या मूलों का
का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टा सी, माइनस बी बट्टा ए, सी नहीं होता ए होता है। माइनस बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक, क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप डायरेक्ट कर सकते हो उस प्रश्न को। आपको ये पूछ सकता है शून्यों का योग व शून्यों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट करना है, इनका योग करना है। मान लो समीकरण 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 के रूप में दे दिया, या फिर प्लस का 7 के रूप में दे दिया, तो आप शून्यों का योग कितना हो जाएगा माइनस का 4 बट्टा 3, ये हो जाएगा शून्यों का योग। अब शून्यों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, गुणनफल होता है c अपॉन ए। क्या होता है c अपॉन ए, c क्या होता है अचर पद, तो अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद कितना है हमारे पास यहाँ पर 7 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 3 है, तो शून्य का गुणनफल कितना जाएगा 7 बटा 3 आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं द्विघात समीकरण से, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ठीक है कौन कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट है वगैरह एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, जरूर लिख देता हूँ। तो आप इन सूत्रों को अगर देखोगे तो इससे बाहर गुणनफल से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है कि कोई सा भी। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको 1 से लेकर 40 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक 15 तक घन तो मुक्त जमाने याद होने चाहिए। बाकी मैंने वर्गमूल की घनमूल की विधि बता रखी है कि किसका घनमूल क्या होता है, किसका वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। और भी बता दूंगा मैं भी, टाइम मिलेगा तो। बाकी हम 1 घंटे का चैप्टर करने वाले, 1-1.5 घंटे का चैप्टर करने वाले। तो देखो सूत्र पढ़ने वाले हैं गुणनखंड से संबंधित। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया। अगर यहां पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस, दोनों को सूत्र हम साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, हो गया। अब हो गया a प्लस प्लस माइनस लिख दो आप डायरेक्ट, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3 a स्क्वायर बी माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ये दोनों में प्लस हो जाएगा। ये और ये दोनों में प्लस होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा सूत्र माइनस का होगा तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस ले रहे तो नीचे वाला चिन्ह लेना है, अगर प्लस ले रहे तो ऊपर वाला चिन्ह लेना है, दोनों सूत्र एक साथ बता दिए। अब तीसरा हो जाएगा a क्यूब a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एक बार के लिए 2-3 लाइन छोड़ देता हूं, उसके बाद अलग से तो करता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी, ये एक सूत्र होता है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दे प्रश्न में 0 दे दे, तो सूत्र क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब ये क्या करना है कि मान लो आपके पास कुछ समीकरण दे दिया, उसमें 3 पद बन रहे हैं और इन तीनों पदों का योग अगर 0 आ रखा है तो आपको करना कुछ नहीं है, abc को 3 से गुणा करना है, उत्तर आपका आ जाएगा फाइनल उत्तर। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, सूत्रों के आधार पर पूछ लेता है, ये जरूर पूछा जाएगा। तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab और c, ठीक है। और क्या बन जाए, हाँ एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां प्लस है तो a प्लस बी हो गया, बाहर प्लस अंदर जाएगा माइनस, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका उल्टा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां माइनस अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। हमारे लगभग 5-7 सूत्र हो गए। अब एक चीज सुनो, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आपको सर इंपॉर्टेंट कैसे है, मान लो ये बेसिक सूत्र मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। मान लो तो जरूरी नहीं ये पूछा जाए, ये अगर प्रश्न में आ जाए परीक्षा में तो मैं क्या करना है सर, 2 तरीके, या तो आप इस सूत्र में मान रख दो, या फिर एक तरीका यह है कि तीनों के स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आता है, चाहे माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, हमेशा किस में आएगा प्लस में। तो ये तीनों चीज तो प्लस में होगी या नहीं होगी, होगी। फिर क्या होता है आगे, एक बार के लिए
इन तीनों को छोड़ दो, यहाँ पर 2AB लगा दो, 2BC लगा दो या 2C लगा दो, बस चिन्हों का डिफरेंस है। चिन्ह कौन कौन से लगाएं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको चिन्ह कैसे लगाने, अब एक बार के लिए सोचो कि यहां पर किस किस में माइनस दे रखा है, AB में माइनस है या नहीं है, तो जिस जिस में AB में किस में माइनस है, B में माइनस है, तो जहां जहां AB है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, लिख दिया। फिर इन दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो इसका मतलब है किस में आएगा, माइनस और माइनस गुणा किस में आ गया, प्लस में, तो ये BC हो जाएगा प्लस में। फिर वापस A और C में क्या है, दोनों माइनस में, एक माइनस में, तो एक माइनस में आ जाएगा बस। अगर मान लो यही प्रश्न होता, चिन्ह एक बार के लिए वापस मिटा देता हूं मैं, और यहां पर प्लस होता, तो किस में माइनस है, C में माइनस है, तो आपको जहां जहां C है वहां माइनस लगा दो, यहां C माइनस, यहां C माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अगर एक माइनस हो, अगर इसकी जगह माइनस यहां दे रखा हो, ठीक है, यहां क्या हो, प्लस हो, तो करना क्या है, B में माइनस है, जहां जहां B है यहां B है, माइनस यहां मत लगाना, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा प्लस का होता है, सिर्फ सिंगल B, यहां B माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये चीज याद रखना, बाकी ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये आपके सारे फॉर्मूलोज हैं, किससे, गुणनखंड से संबंधित है, हमने जो पहले पढ़े, इससे बाहर शायद ही आपको गुणनखंड से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। आप याद रखना, आपको वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग याद करने का तरीका, मान लो मैं ले ली एक संख्या 37 ले ली, आपको वैसे 40 का वर्ग याद करना है, और 37 का वर्ग याद करने के लिए किसी भी संख्या का, 2 डिजिट वाली संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से याद होता है। तो करना क्या है, वर्ग याद करना है, तो एक बार के लिए देखो 37, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, हासिल लगा दो 4 डायरेक्टली, फिर 3 को 7 से गुणा करो, 7 या 21, 21 को 2 से गुणा करो, 42, 42 और 4 कितने होते हैं, 46, 46 का लगा 6, हासिल लगा 4, लग गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 और 4 कितना होता है, 13, तो ये वर्ग कितना हो जाएगा, 13, चुटकियों में वर्ग आ जाएगा, किसमें, चुटकियों में वर्ग आ जाएगा। अब सब कहोगे सर वर्ग तो याद करना हो गया, अब वर्गमूल याद करने की जगह तो आप सूत्र याद रखोगे तो आपके आसानी से हो जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं किसी संख्या के संबंध, कोई संख्या के से क्या प्रश्न आते हैं और क्या नहीं आते हैं। वैसे तो आपके जितने भी पार्ट हमने पढ़े हैं उनमें आपको एक ही सूत्र दे रखा है, कौन सा, मध्यमान ज्ञात करना, मध्यमान सॉरी नहीं, माध्य, माध्यक, बहुलक, ऐसे ज्ञात करने के लिए। अब ये ज्ञात कैसे करते हैं, वैसे छोटे रूप में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ज्ञात करना, अगर वो उसमें आ जाएगा वर्ग अंतराल के रूप में, तो 2 चीज आपको याद रखनी है कि मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी चीज का क्या है, मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। मध्यमान है बीच का मान, तो ऊपरली सीमा सबसे बड़ी सीमा, मान लो आपके पास वर्ग दे रखा हो 10 और 20, ये दे रखा हो 20 से 30, तो ऊपरली सीमा कितनी होगी 30, और निम्न सीमा 10 नहीं करना आपको, उसी वर्ग की करनी है 20, तो 30 और 20 कितना हुआ 50, 50 में 2 का बार कितनी बार गया 25 बार, तो उसका वर्ग निम्न सीमा मध्यमान कितना आ जाएगा 25 आ गया 25। अब मध्यमान का एक दूसरा नाम है वर्ग चिन्ह। अब आपको यहां एक समझने वाली चीज है कि वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल में अंतर होता है। वर्ग अंतराल वो होता है कि इनके बीच में अंतर कितना है, 20 और 10 के बीच में 10 का अंतर है, और वर्ग चिन्ह होता है इसके बीच का मध्यमान। मध्यमान और वर्ग चिन्ह एक होता है, वह वर्ग अंतराल अलग होता है। तो आपको प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए वर्ग चिन्ह जरूर देगा, अगर वर्ग चिन्ह आ जाए तो आप वर्ग अंतराल नहीं लिखोगे, उसका क्या ज्ञात करना, आपको मध्यमान ज्ञात करना है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल में ये इतना सा ही अंतर होता है। अब आपको फॉर्मूलेज बताते हैं कि बहुलक ज्ञात करना है, वैसे तो बता रखा है। तो बहुलक होता है कोई भी आंकड़े दे रखे हो उसमें जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा वो आंकड़ा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये होता है अधिक बार आने वाला, क्या होता है, अधिक बार आने वाला आंकड़ा। कोई भी आंकड़ा दे दे, अगर वो सेम आ रहे हैं कोई 2 आंकड़े तो दोनों ही बहुलक होंगे। 3 बार आ रहा है, 4 भी 3 बार आ रहा है, तो दोनों आंकड़े 3 बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के आपको 2 बहुलक वाले प्रश्न आसानी से देखने को नहीं मिलने वाले बस। अब आता है परिसर। अगर आंकड़े सिर्फ आंकड़े थे, वर्ग अंतराल बना के आंकड़ा ना दे तो दे रखा है, तो परिसर क्या होता है, इसमें था ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा वाला, उसमें सीमा नहीं आएगी लेकिन अधिकतम मान मतलब बड़ा मान। कोई भी आंकड़े दे उसमें सबसे जो बड़ा मान होगा उसमें से सबसे छोटा मान घटा लो, बड़े मान में से छोटे मान घटा लो, सबसे अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा लो। छोटा मान बड़ा मान तो मारवाड़ी में लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में ये जैसे अधिकतम मान में से आप न्यूनतम मान
अधिकतम मान में से अगर न्यूनतम मान घटा लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परिसर आ जाएगा। ठीक है, अब परिसर माध्यक, माध्यक बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यक वैसे तो आसानी से समझ में आ जाने वाला है, हार्ड नहीं है। माध्यक दो तरीके से ज्ञात होता है। एक तरीका जो है, जब आंकड़े विषम संख्या में दे रखे हैं तो आपको बीच वाला पद ले लेना है, या तो ये याद रख लो, या फिर आंकड़ों को गिनो कितना हो गया विषम संख्या में। मान लो n+1/2वां पद क्या हो जाएगा हमारा, माध्यक हो जाएगा। मान लो आंकड़े 15 दे रखे हैं, विषम पद है, तो 15 और 1 कितना होता है 16, 16 में 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। तो आप चाहे पीछे से गिनो चाहे आगे से गिनो, जो 8वां पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा। लेकिन अगर आंकड़े किस क्रम में दे रखे हैं, सम संख्या में, किसमें, सम संख्या में आंकड़े दे रखो, यह हो विषम संख्या में, किसमें, विषम में। सम संख्या में दे रखे हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। आपको क्या करना है, बीच वाले दोनों पद लेने। मान लो आंकड़े 16 दे रखे हैं तो 16/2 तो 8वां पद लेना है और एक 9वां पद लेना है। इन दोनों पदों में जो भी पद आए, 4 और 5 आ जाए, 7 और 9 आ जाए, कोई भी पद आए, इन दोनों पदों को जोड़ना है और किसका भाग लगाओगे आप, 2 का भाग लगाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। अब इसी क्रम में आप माध्य पढ़ो कि माध्य क्या होता है, क्या पढ़ो, माध्य पढ़ो। माध्य में क्या होता है, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों की क्या कर दो, जोड़ दो, उन आंकड़ों क्या कर दो, जोड़ को, और आंकड़ों के कितने आंकड़े दे रखे हैं उनका क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या हो गया हमारे पास, ये माध्य हो गया। अब हमें प्रश्न दे देता है, जो हमें ये ज्ञात करने के बाद प्रश्न पूछ लिया कि आप बहुलक, परिसर, माध्य और माध्यक का माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास आंकड़े 1, 2, 3 और 4, कितने आंकड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 ही आंकड़े होंगे। इन चारों आंकड़ों को जोड़ना है, फिर किसका भाग लगाओगे, सिर्फ 4 का ही भाग लगाओगे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, बस थोड़े से लेंथी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको माध्य के, इनके अलावा भी माध्यक बहुलक के सूत्र होते हैं, लेकिन वो शायद हमारे सीटेट में नहीं आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो एनसीईआरटी लेवल के, 8वीं लेवल तक हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरना अगर पूछे जाए तो हमें सूत्र से लिखाने में कोई हर्ज नहीं है। किस किस का सूत्र लिखाना है, माध्यक का लिखाना है। तो समझो, देखो माध्यक, माध्य का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F गुणा H। एक होता है बहुलक का, बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0/2F1 - 2F2 - F0 गुणा H। ये किस किस का सूत्र हो गया हमारे पास, माध्यक और बहुलक का सूत्र हो गया। अब देखो ये किसका है, ये आपको ज्ञात करना। L तो होता है निम्न सीमा, मान लो को वर्ग दे दिया 10 और 20 वाला, वर्ग के अंदर पूछ लिया कोई क्वेश्चन। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बताने में क्या सूत्र पूछ रहे आपके पास क्या है, कि CF क्या है, CF होता है संचयी बारंबारता और ये F बारंबारता। ठीक है, तो ये होता है लिस्ट मान, मतलब सबसे न्यूनतम मान, तो ये हो जाएगा 10 हमारे लिए, सबसे न्यूनतम मान लेना है। वैसे वर्ग अलग अलग देगा, लेकिन आपको माध्य के लिए कौन सा वर्ग आ रहा है। और ये n/2 क्या है, n तो होता है कुल योग, किसका, बारंबारताओं का योग बट्टा 2 हो गया। CF हो जाएगी संचय बारंबारता, F हो जाएगा बारंबारता और H हो जाएगी उसकी वर्ग अंतराल। कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। यहाँ H ऊंचाई नहीं है, A से बराबर वर्ग अंतराल हो जाएगा। F हो जाएगा बारंबारता, F0 बारंबारता बहुलक वर्ग के नीचे वाले बारंबारता, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले बारंबारता हो जाएगी 2, 0 हो जाएगी ऊपर वाले बारंबारता, नीचे वाले 2 और बीच वाले हो जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक का सूत्र है। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए लिखा दिया। ठीक है, ये हमारे, और मान लो एक सूत्र होता है सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक बार के लिए याद रख लेना कि अगर आपको इनमें से कोई से भी 2 मान दे दिए और तीसरा मान आसानी से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको याद करने के लिए मान लो बहुलक को क्या लिखते हैं हम, Z से बराबर माध्य को क्या लिख सकते हैं शायद M से, इसको 2x बार से। ये कैसा सूत्र है, ये लो, ये आप याद कर लेना। अब इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आप एक बार के लिए देखो 1 2 3 4, ये माध्य कितने वर्ग आया है, 2.5 का, इसे 2 को मान लो तो 2 वर्ग आया तो इसका आगे कितना लगा 2,
1 2 3 कितने वर्ड का, 3 का, आगे कितना लगा, 3 लगा, बहुलक इसके बराबर हो जाएगा 4 का, इसलिए इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 1 3 2। ठीक है, ये याद करना है। अगर आपको इनमें से बहुलक और माध्यक दे दिया और माध्यक पूछ सकते हैं, आपको बहुलक और माध्य दे दिया और माध्यक पूछ सकते हैं, इनमें से कोई से भी दो मान देके तीसरा मान आसानी से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक बार के लिए देखो, अगर मैं एक माध्य, 3 माध्य, इसमें से एक माध्य ले लूं z माइनस एम बराबर 2 कोष्टक m माइनस एक्स बार होगा या नहीं होगा, एक बार के लिए बताओ, एक बार के लिए देखो और बताओ। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले कि बहुलक व माध्यक का अंतर इतना दे रखा है, बहुलक और माध्य का अंतर दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है, तो आपको किसी का x का बार का मान पूछ सकते हैं, माध्य का मान पूछ सकते हैं, बहुलक का मान पूछ सकते हैं, कैसा भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको 3 सूत्र लिखाऊंगा, आपको तीनों सूत्र आसानी से याद करने हैं। एक हो जाएगा z माइनस एक्स बार, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 3 कोष्टक m माइनस 3 एक्स बार। ये तीनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही है। तो ये हमारे किससे संख्या से फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र, n प्राकृत संख्या को योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा। दूसरा सूत्र होता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6, 2n प्लस 1 नहीं होता था, n प्लस 2 होता है, n प्लस 2। तीसरा हो जाएगा n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, n प्लस n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर। एक बार के लिए देखो, टू एन प्लस 1 ही होता है। इधर देखो, आपको कोई संख्या दे दे, मान लो दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे कहां तक दे दे, 10 तक दे दे, और पूछ रहे इनका योग ज्ञात करना। आप कहां तक जोड़ोगे, कब तक जोड़ोगे? ये तो ठीक है 10 संख्या तक ही जोड़ लोगे, 45 आएगा इनका योग, लेकिन इनसे ज्यादा दे दे क्या करोगे? तो आपको करना, अंक कितने 10 है, तो इनका मान हो जाएगा 10 प्लस 1, यहां पर हो जाएगा 10 बट्टा 2, गुणा करो 10 और 1 11, 11 को 5 से गुणा करो, कितना आया 55 आया, कितना आया 55 आया। आप जोड़ के देख सकते हो चाहो तो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे जोड़ो। ये हो गया 10 20 30 40 50 और 5 55, इनका योग 55 आता है, ना कि 42। ठीक है, अब देखो वर्गों का योग, मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे दे देते आपको 10 का स्क्वायर, क्या इनका योग ज्ञात करोगे? कैसे ज्ञात करोगे? मुश्किल हो जाएगा, ये तो आसान था, ये मुश्किल हो गया। तो आप करना कि 10 दे रखा मान, तो 10 गुणा 10 और 1 11, 10 ने 2 10 दूने 20 और 1 21 बट्टा 6 हो गया, 3 दूने 6 और 3 7 21, 2 का भाग 5 बार, 7 पंजे 35 और 35 को 11 से गुणा करो, कितना आया 5 8 और 3, इसका उत्तर कितना आएगा 385, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर यही गणों का पूछ ले कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब से लेकर 10 का क्यूब, कितना आएगा 10 प्लस 1 बट्टा 2, ये आएगा 55, और 55 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, कितना होता है 55 का स्क्वायर? देखो एक बार के लिए, तो ये जाएगा 25 6 5 संगत 30, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो छोटे सूत्र तो प्रश्न तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। एक तो हो जाएगा घनों का, एक हो जाएगा वर्गों का, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ये एमडीज एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे कि एक फैक्ट्री में पांच आदमियों ने 5 दिन तक इतना काम किया, तो उसी फैक्ट्री में 4 आदमियों वो कितना काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आते हैं नहीं आते? आते।
तो आपको क्या करना है, ये देर का एम होता है मेन आदमी, डे यानी दिन, और एच एन होता है हावर। आपको इनमें वो चीज लेनी है जो आपके लिए काम आ रही है, अगर काम नहीं आ रही तो वो चीज नहीं लेनी है। तो मान लो किसी में आपके पास ये और यही काम आए, किसी में ये और ये काम आ जाए। तो क्वेश्चन एक बार के लिए आपको लिख देता हूं कि मान लो 4 मेन आदमी, 4 आदमी एक फैक्ट्री में 3 घंटे काम करते हैं, ठीक है। उसी फैक्ट्री में 3 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, ये प्रश्न पूछ ले। तो करना क्या है, आपको M1 D1 बराबर होना चाहिए M2 D2। क्यों? क्योंकि काम तो बराबर ही है ना। तो ये 4 गुणा 3 बराबर होता है 3 गुणा क्या, तो इसका भाग लग जाएगा। तो कितने घंटे आएंगे हमारे पास, 4 घंटे आएंगे। जरूर नहीं यहां पर मान लो कि 10 आदमी पूछ ले तो 10 आदमी आएगा, तो किससे भाग लग जाएगा, 10 से लग जाएगा। 4 3 12/10 बराबर 1.2। तो कितने घंटों में काम हो जाएगा वो, 1 घंटा, 1.2 घंटे में पूरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, मान लो ये घंटे की जगह में दिन दे दे कि 25 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो करना क्या आपको, 25 आदमी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 5 का लगा दो भाग, 5 दूने 10, 25 को कितने 50 दिन में, कितने दिन में करेंगे, 50 दिन। जो भी ज्ञात करना हो, जरूरी नहीं ये भी ज्ञात करना हो, ये पूछ ले आपको कि 25 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो उन्हें काम को 20 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो 20 का भाग लगा दो, ये हो जाएगा 2 12.5। 12.5 का मतलब है, वैसे 12.5 आदमी नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है कि इसका पूरा भाग देने के लिए 20 की जगह मान लो 25 मान लेते हैं, यहाँ पे 25 की जगह 5 ही मान लेते हैं कि 5 दिन में करना है काम। तो यहाँ पर किसका भाग लग जाएगा, 5 का इसमें 5 बार कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 50 आदमियों की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, आदमी वाला। एमडीएस से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इसका उत्तर यही होने वाला है। तो एक बार के लिए अब हमारा सांख्यिकी संबंध हो गया। अब हम पढ़ने वाले प्रायिकता कि प्रायिकता से संबंधित वैसे तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा गया प्रश्न, इतने प्रश्न पढ़ लिए हमने, ज्यादा से ज्यादा अभाज्य संख्या वाले और अभाज्य संख्या नहीं वाले प्रश्न पूछा गया। तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, जब आप एक पासे वाला है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाकी अभाज्य संख्या तो पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, वो एक बार लिखा देता हूं। तो लिखा देता हूं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी, एक बार के लिए लिखा देता हूं। कितनी है हमारे पास, एक बार के लिए 25 है अभाज्य संख्या, कितनी है, 25 है। तो लिखा देता हूं, गिन मिलेंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 63 तो नहीं है, 61 के बाद में 67 71 73 79 83 99 97। एक बार के लिए वापस गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी हो गई हमारे पास, 25 हो गई। ये हमारे पास अभाज्य संख्या, यही अभाज्य संख्या होने वाली, इनके अलावा अभाज्य संख्या नहीं है। आप चाहो तो याद कर लेना अभाज्य संख्या पूरी की पूरी कौन कौन सी है कि 1 से लेकर पहले देखो 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 30 तक सिर्फ और सिर्फ 10 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 50 तक 5 हो जाएगी, शायद 1 2 3 4 5। 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 15 अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 10 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास जितने भी क्वेश्चन आए उसमें अभाज्य संख्या होने वाले और अभाज्य संख्या नहीं होने वाले क्वेश्चन है। तो आपने 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो पढ़ लिया है। अब इंपॉर्टेंट आता है प्रायिकता के पासे वाला, कि पासे वाला कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो उसमें पासे को फेंका तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने परिणाम बनाएंगे हमारे पास, 6 परिणाम बनने वाले हैं टोटल। तो यह प्रश्न थोड़ा कठिन क्यों है, अगर आपके पास एक संख्या आए तो कठिन होने वाला है कोई क्वेश्चन। अगर संख्या 20 से आए कि 29 से लेकर 90,
15 से लेकर 80 के बीच अभाज्य संख्या, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अभाज्य संख्या लिखो उत्तर निकालो। लेकिन कभी भी क्वेश्चन अगर 1 से बन रहा है कि 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 6 तक, तो एक बार के लिए थोड़ा सा उस प्रश्न में गलती होने के चांसेस 100% क्या 200% ज्यादा होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं कि अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि अभाज्य संख्या वाला, क्या पूछे अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, तो गलती नहीं होगा। तो क्या करना, अभाज्य संख्या 1 2 3, तो 3 बट्टा टोटल परिणाम कितना हो गया 6, उत्तर कितना जाएगा 1 बट्टा 2, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ ले अभाज्य संख्या नहीं होने वाला, तो अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, वो क्या जरूरी नहीं अभाज्य हो, अभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो एक बार के लिए देखो, क्या ये अभाज्य है, इसको काट दो, ये अभाज्य है काट दो। अभाज्य नहीं कौन कौन सी, एक तो ये नहीं है अभाज्य, एक ये नहीं है, ये भी नहीं है, सर कहोगे ये भाज्य भी नहीं है, लेकिन आपको प्रश्न क्या पूछा गया है, अभाज्य नहीं होने चाहिए। वो भाज्य है नहीं है वो उसकी मर्जी, अभाज्य तो नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 3 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 2। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं कुछ अपने स्तर से करते हैं। अभाज्य नहीं है इसका मतलब भाज्य भाज्य ले लो, भाज्य भाज्य नहीं लेनी है आपको, साथ के साथ अभाज्य संख्या भी लेनी है, ये भाज्य नहीं है वो वाली भी लेनी है। एक क्वेश्चन नहीं हो गया, अगर एक शामिल है तो। दूसरा, क्या भाज्य संख्या होने के परिणाम कितना हो गया, तो भाज्य संख्या होने के परिणाम 4 और 6 कितना हो गया 2 बट्टा 6, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। लेकिन अगर प्रश्न यही पूछ ले कि भाज्य संख्या नहीं होने के परिणाम, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है, ये 2 तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या करोगे आप 4 बट्टा 6, ये उत्तर आएगा। अगर नहीं वाले क्वेश्चन बन रहे हैं और वो एक में सम्मिलित है प्रश्न, मान लो 1 से लेकर 15 वाले में, तो आपको क्या करना है, एक को सम्मिलित करना है नहीं वाले में, और जो हाँ है डायरेक्ट प्रश्न है उसमें शामिल नहीं करने वाला है। लेकिन एग्जामिनर आपका गलत करने के लिए प्रश्न को चेंज करेगा जरूर, तो ये प्रश्न आप याद जरूर रखना। तो यही प्रायिकता से ज्यादा इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन था, अभाज्य संख्या वाला ज्यादा इंपोर्टेंट था। इसके अलावा प्रायिकता से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनने वाले, सॉफ्ट क्वेश्चन वाले प्रायिकता किसे कहते हैं वो वाला बनने वाला है। सभी प्रायिकताओं योग कितना होता है, एक होता है। प्रायिकता ज्ञात करने वाले को अभाज्य संख्या होने के अभाज्य संख्या होने के और अभाज्य संख्या नहीं होने के प्रायिकता योग कितना हुआ, एक हुआ, तो याद रखना प्रायिकता योग एक होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ये याद रखना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रायिकता संबंधित पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़े वो छोटे छोटे पार्ट थे, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं था, लेकिन आपने इतने प्रश्न पढ़े थे, 170 क्वेश्चन पढ़े थे, उनमें आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके एक ही पार्ट में 4 या 5 क्वेश्चन आपको आयतन घनाभ से संबंधित है, घन से है, बेलन से है, शंकु से है, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, परिमाप से संबंधित क्वेश्चन है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिले थे। तो एक बार के लिए उनके सूत्रों को बता देता हूं, और कोई कोई परिभाषा अच्छी से वाली परिभाषा वो भी बता देता हूं। तो एक बार के लिए हम सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले घनाभ। क्या घनाभ क्या था, घनाभ की आकृति नहीं बनाने वाला हूं मैंने एक बार घनाभ को आपको बता दिया था कि कैसा घनाभ होता है, कैसा घन होता है। हमारे कमरे के आकार का है वो तो हो गया घनाभ। अगर हमारे कमरे के चारों सभी दिन को किनारे कोने सभी सारे बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो घनाभ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो 2 गुणा चौड़ाई प्लस 2 कोष्ठक चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब यही क्वेश्चन आ जाए कि इसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र, किसका, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L गुणा B गुणा H, इन तीनों को गुणा कर दो। अब आपको एक बार और पूछ ले कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय या फिर चार दीवारी का क्षेत्रफल, कहने का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला भाग छोड़ना है हमें, बाकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया हुआ था हमने। शायद 17वें पार्ट में प्रश्न सूत्र पढ़ा होगा शायद ये, तो शायद वहां पर मैंने 4 गुणा भुजा ऊंचाई कर दिया होगा, वहां पर याद रखना 2 गुणा ऊंचाई है। तो एक बार लेकर वो आ जाए तो याद रखना 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 4 दीवारी का या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का ज्ञात करने का सूत्र। अगर घनाभ का विकर्ण पूछ ले हमें, क्या पूछ ले, घनाभ का विकर्ण पूछ ले हमें, तो क्या होता है,
कहने का मतलब सबसे लंबी छड़ कितनी आ सकती है इसमें, मान लो कमरा दे रखा है तो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर और उसी के अपोजिट सबसे नीचे वाला कॉर्नर जितनी लंबी इसमें विकर्ण आती है तो उसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका घनाभ का सूत्र ज्ञात, सॉरी विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। हमारे पास हो गया घन, घनाभ के साथ यही फॉर्मूले होते हैं। अब होता है घन, साथ के साथ घन ही पढ़ लेते हैं। तो घन के फॉर्मूले ज्ञात करने का सूत्र, सॉरी घन के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो सूत्र हो जाएगा सबसे पहले होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, भुजा है। आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, आयतन ज्ञात करने का सूत्र होगा a क्यूब। फिर हो गया हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 भुजा ये। आगे हो जाएगा हमारे पास विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा 3 रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 3 भुजा। हो गया, ये घन हो गया, घनाभ हो गया। अब पढ़ने वाले हम बेलन, और बेलन पढ़ने के लिए आपको याद रखना है बेलन का ये आयतन से संबंधित प्रश्न है हमारे पास कि 3D में जो बन रहे हैं चित्र उनके लिए। अब हम पढ़ने वाले 2D वाले, वो ज्यादा बड़ा हो गया पार्ट, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेट पढ़ने वाले, इसके बाद जस्ट पढ़ने वाले। उसके बाद आपके क्षेत्रफल संबंधित सूत्रों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर ये सूत्र आप पढ़ के चले गए तो इनसे बाहर सूत्र नहीं आने वाला है, ये देख लेना वाले आप। तो बेलन से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय 2πrh क्या होता है 2πrh। संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। कॉमन ले लो 2πr कोष्टक h प्लस r, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन का सूत्र, 3 सूत्र है इसके। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, आयतन का हो जाएगा πr स्क्वायर h। पाई का मान आपको अगर प्रश्न में दे तो लिखना है 3.14, अगर प्रश्न ना दे तो लिखना 22/7 मान रखना है, ठीक है। आगे देखो बेलन हो गया, अब आता है शंकु। शंकु का तीर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो तीर्यक ऊंचाई कैसे होता है एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीर्यक ऊंचाई अगर ना दे या डायरेक्ट पूछ ले तो होता है एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच होती है इसकी ऊंचाई, आर होती है त्रिज्या। जहां पर भी आपको एच दिख रहा है ये ऊंचाई है, यहां पर जहां पर भी आपको आर दिख रहा है वो उसकी त्रिज्या है। पाई का मान 3.14 या फिर 22/7 होता है, और यहां पर एच ऊंचाई, बी यानी चौड़ाई, एल यानी लंबाई, और ए यानी होता है भुजा, ठीक है। अब इसका पूछ ले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πrl। संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πrl प्लस πr स्क्वायर। तो πr कोष्ट कॉमन आ जाएगा l प्लस r, ठीक है। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा इसका, इसके आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3, इसका 1/3 हो जाएगा, 1/4 πr स्क्वायर h, ये हो जाएगा इसका आयतन का सूत्र। तो इन शंकु से इन प्रश्नों के बाहर नहीं आएगा, बेलन से इन प्रश्नों के बाहर नहीं आएगा। याद आपको एक ही चीज रखनी है, बस दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं दिमाग नहीं लगाओगे। मान लो आपको कह दे टंकी ऊपर से खुली हुई बेलनाकार, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस पर कलर करना है, नीचे वाले भाग को भी ऐड करना है। तो याद रखना आप वक्र पृष्ठीय में से 2πr नहीं जोड़ना है, आपको ऊपर वाले भाग को उठाना है तो आपको πr इसका जोड़ना है। अगर दोनों भाग को इंक्लूड कर रहे हैं तो 2πr जोड़ोगे, वरना πr इसका जोड़ना है। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाने पड़ेगा। अब आइसक्रीम में कह दिया एक मान लो जोकर की टोपी है, उसको किसके आकार की होती है, शंकु का आकार की होती है, वो ऊपर से खुली हुई है, उसका क्षेत्रफल याद करना है। अब आपको उसमें देगा नहीं कि वक्र पृष्ठीय करे, तो याद रखना ऊपर से बंद होगी तो वो जोकर की टोपी नहीं बनने वाली है। तो उसका क्या ज्ञात करने वाले हो आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हो, उसमें होगा πr, ठीक है। अब होता है गोला। तो गोले का 2 सूत्र है, एक तो होता है संपूर्ण, गोला हो गया, गोले का हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा फोर πr स्क्वायर, और गोले का वक्र पृष्ठीय होता नहीं है, आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 πr क्यूब। ये हो जाएगा किसका, हो जाएगा गोले का आयतन का सूत्र। अब होता है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे 2πr स्क्वायर, ये तो हो जाएगा वक्र, संपूर्ण क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर, और आयतन क्या हो जाएगा 2/3 πr क्यूब।
ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं, वैसे तो आपको सारे को याद है मुझे पता है, लेकिन एक बार के लिए याद रखने के लिए कि ये फॉर्मूले आपके पास हो सकते हैं और ये बिल्कुल ही आपको डिट्टो उसमें पूछे जा सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट सूत्र नहीं आएंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये आपके आयतन से संबंधित है, इनसे बाहर आयतन से आपके कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है। ज्यादातर आपके बेलन और शंकु और घन और घनाभ इनसे आएंगे। गोला और अर्धगोले में से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हमने 3D के लगभग फॉर्मूले सारे पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले किसके, 2D के फॉर्मूले। किसके पढ़ने वाले हैं, 2D के फॉर्मूले। तो 2D के फॉर्मूले क्या कहते हैं, तो 2D कैसे, 2D मतलब एक तो आता है आयत। तो सबसे पहले हम आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आयत क्या होता है, आयत का फॉर्मूला क्या करने का सूत्र। आप एक चीज समझिए, आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनका एक ही सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन इनमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए हमने दे दिया। बाकी आप आधार गुणा ऊंचाई से सभी के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो इसका परिमाप होता है 2 कोष्टक L + B। हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके 2 ही सूत्र हैं, इसके अलावा सूत्र नहीं है। उसके बाद वर्ग, मैं तो बस लिखा रहा हूं एक बार के लिए आपको। वर्ग का हो जाएगा 4 गुणा भुजा, और यहां पर हो जाएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये 2 आकृतियों से मुझे लगता है सारे के सारे परिचित होंगे। इनके बारे में आपको ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आयत के विकर्ण, आयत और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो याद रखना, विकर्ण किसके, वर्ग के, समकोण पर, समकोण पर समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। और ये इसके बराबर लगभग समांतर चतुर्भुज होता है, और इसके बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज। वर्ग के सभी भुजाएं लंबाई बराबर, तो समचतुर्भुज की भुजाएं, सभी भुजाएं लंबाई बराबर। आयत की आमने सामने की भुजाएं लंबाई बराबर, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। ठीक है, और इसके विकर्ण किस पर, इसके विकर्ण समकोण पर समविभाजित करते हैं। किस पर, समकोण पर। विकर्ण, विकर्ण किस पर समविभाजित करते हैं, इसके समकोण पर। इसके विकर्ण सिर्फ समविभाजित करते हैं, समकोण पर समविभाजित नहीं करते। तो विकर्ण संबंधी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों को विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, इन दोनों को विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते हैं। ये इनका विकर्ण समकोण में समविभाजित करता है, इसका विकर्ण समकोण में समविभाजित करता है, लेकिन इसका विकर्ण समकोण पर नहीं करता है, ऐसे समविभाजित करता है। नॉर्मली समकोण पर समविभाजित 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया जाता। मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया, ये मान लो आपको समचतुर्भुज देते, ठीक है, इसमें से आपको दे दे कि पहला विकर्ण आपके पास 8 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण आपके पास 10 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर दे दिया। अरे आपको पूछ लिया कि समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। ऐसा क्वेश्चन आ रखा है वैसे पहले, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप, तो करना कुछ नहीं है। आपको एक चीज, ये विकर्ण के बारे में नॉलेज होगा तो कर सकते हो कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब जहां कट रहे हैं वो आधा आधा हो जाएगा। ये 8 है, इसका मतलब ये 4 और ये 4, ये 6 तो इसका मतलब ये 3 और ये 3 हो गया। अब ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, सामने वाले भुजा हो जाएगी कर्ण, तो इसका 3 4 यहां पर क्या हो जाएगा 5, और प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 5 5 हो जाएगी। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हो जाएगी 5 5 हो जाएगी। अब यहां पर बन रहा है सबसे पहले परिमाप। किसी भी आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, सभी भुजाओं को ज्यो कर दोगे। इसका परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो, इसका परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ दो, इसका परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3, तो 3 ए हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे। ठीक है, मान लो कैसी भी आकृति ऐसी करके ऐसी ऐसी, इसका परिमाप ज्ञात करना है तो इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका क्या याद हो जाएगा, हमें परिमाप याद हो जाएगा। अब आप कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2 गुणा त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हो गया ऊंचाई। ये किसका सूत्र है, जब हमें ऊंचाई दे रखी हो तो। अगर पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का अगर डायरेक्ट पूछ ले तो 3√3/4 भुजा
स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब देखो ये वर्ग का हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अब आपको पूछ ले कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या होता है? 1/2 गुणा d1/d2, d1 गुणा d2, d1 d2 क्या है? इसके विकर्ण दे के तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये तो इसका एक सूत्र हो गया। दूसरा पूछ ले तो दूसरा होता है 1/2 गुणा 1/2 नहीं आएगा, आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार के ऊपर अगर शीर्ष लंब आ रहा है वो भी समचतुर्भुज का सूत्र हो सकता है, हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। और आधार गुणा ऊंचाई नहीं होता, आधार गुणा संगत ऊंचाई होता है, संगत ऊंचाई। अगर आप समांतर चतुर्भुज देखो एक बार के लिए, अगर आप नीचे वाला आधार काम ले रहे हो तो ऊंचाई आप इसके ऊपर वाली लोगे, अगर आप ये वाला आधार काम ले रहे हो तो ऊंचाई ये वाली लेनी है आपको। किसी भी इसमें समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप जो आधार ले रहे हो उसके जस्ट ऊपर जो ऊंचाई है वही काम लेने वाले, इसलिए इसका सूत्र होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये हमारे पास समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब वाला देख बोले एक बार के लिए, समलंब चतुर्भुज। इसका होता है क्षेत्रफल ज्ञात करना, 1/2 गुणा a + b गुणा h। a + b क्या है? a + b है समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई किसका सूत्र होता है? किसका ज्ञात करना सूत्र होता है? हमारा समलंब का क्षेत्रफल।